आज की इस चर्चा में हम चैप्टर 5 को कवर करने वाले हैं, जो कि खनिज यानी कि मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स के रूप में है। अब यहाँ पर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हैबर अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता जो सड़क पर चलती हैं, है ना। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़, वह है एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियाँ हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों या पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा, जैसे ये जो हमने एक कहानी पढ़ी, इससे हमें कई सारी बातें समझ में आई कि बहुत सारी मशीनों को, गाड़ियों को, संसाधनों को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमें भी अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की मशीनरी को, गाड़ियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो विकास को गति देते हैं। अब ये चीज़ें, ये ऊर्जा, ये संसाधन, ये खनिज संसाधन आते कहाँ से हैं, ये ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आगे हम बात करें तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं, तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके लिए आप एक लिस्ट तैयार कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें किस धातु से बनी हुई है। आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी के जो ऊपरी परत है विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। यानी कि ये जिस रूप में खनिज हमें प्राप्त होता है उसको उसी रूप में हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसको अपने काम में लाने के पहले हमें उसका शोधन यानी कि सफाई करनी पड़ती है। तो खनिज हमारे जीवन के प्रति अनिवार्य भाग हैं, बहुत ही अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक, वो सारा का सारा किसी न किसी खनिज के सहयोग से बना हुआ होता है। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। यानी कि सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? ये खनिजों से बनी हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के खनिज हमारे भोजन में भी पाए जाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंत मंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान की बात अगर हम करें तो दंत मंजन यानी कि आप टूथपेस्ट जिसकी बात करते हो, दंत मंजन आपके दांतों को साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे कि सिलिका यानी कि जो घर्षण का, घिसने का काम करते हैं, सिलिका हो गया, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, वह विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। यानी कि हमारे दांतों को गलने से बचाने में एक खनिज जो है वो मददगार होता है, जिसको हम फ्लोराइड कहते हैं। तो अधिकतर दंतमंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रटाइल एल्यूमिनाइट यानी कि रिटाइल एल्यूमिनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथ ब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। खनिज क्या है, आइए इसकी हम बात करते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं, इसकी हम बात करते हैं। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक होते हैं। कुछ चट्टानें जैसे कि पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग हैं।
यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व अथवा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं, यानी कि खनिजों में विभिन्न प्रकार की चीज़ें उपस्थित होती हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण कहते हैं, यानी कि किसी खनिज विशेष में विभिन्न प्रकार के तत्वों के फलस्वरूप उनका वर्गीकरण किया जाता है, जिससे आगे चल करके उसका हम पुनः उपयोग कर सकें। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन, ये क्या चीज़ है? भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, उनकी आयु व खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। तो ये तो रहा भूगोलविद और भूवैज्ञानिकों के अध्ययन के क्षेत्र में विविधता के बारे में। अब आगे है सामान्य व वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। यहाँ रहा खनिजों का वर्गीकरण। अगर खनिज की बात करें तो इनको मुख्यतया धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहा, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल व कोबाल्ट आदि। अलौह धातु जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि, तथा बहुमूल्य खनिज जैसे कि सोना, चांदी और प्लेटिनम आदि, ये सब धात्विक खनिज की कैटेगरी में आते हैं। अधात्विक की बात करें जैसे कि अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर, ये धात्विक की कैटेगरी में आते हैं। ऊर्जा खनिज की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऊर्जा खनिज के रूप में आते हैं। तो ये तो रहा खनिजों का वर्गीकरण। अब खनिजों की अगर उपलब्धता की बात करें कि खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन, यानी कि खनिजों की उपलब्धता की अगर बात करें तो सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व हो तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। तो पहली कौन सी शैल समूह जिसमें खनिज हमें मिलते हैं? तो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों, पहला क्या है? आग्नेय व कायांतरित चट्टानों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं, जिसके उदाहरण हैं कुछ धात्विक तत्व जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह सिराओं और जमाव में पाए जाते हैं। उसके बाद है दूसरा, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। अब आगे है खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन, यानी कि धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है। इसके बारे में और अगर हम बात करें तो चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। आगे है पहाड़ियों के आधार तथा
पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। तो ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो प्लेसर क्या है, तो पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाने वाले खनिज प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख, यानी कि जल के द्वारा घर्षण की प्रक्रिया में जो प्रभावित नहीं होते उनको हम प्लेसर निक्षेप कहते हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता बहुत कम होती है, यानी कि उनके निकालने की जो लागत होगी उनके वास्तविक मूल्य से बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए उनका निष्कर्षण नहीं किया जाता है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण जो है वो कैसा है, असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक खनिज महत्व के खनिजों में लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण हैं। आइए हम भारत में प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण है कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनता की सुगमता, बाजार की निकटता, किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि इन शर्तों को पूरा करने के बाद किसी निक्षेप अथवा भंडार को खदान में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब उसके पहले हम लौह खनिज के बारे में चर्चा करें, उससे पहले इस रोचक तथ्य के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये रोचक तथ्य क्या है, रेड होल क्या होता है। रेड होल माइनिंग ये काफ़ी लंबे समय से चर्चा में रहा है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी गाइडलाइन दी है। इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। तो रेड होल माइनिंग क्या होता है, कि क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलामाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा लंबी और संकीर्ण, यानी कि पतली सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। यानी कि जैसे चूहा होता है ना, बिल बनाता है अपनी लंबी सी, तो उसी से उसकी तुलना की गई, इसको रेड होल कहा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई है। तो अब आप आते हैं वापस, हम लौह खनिज के बारे में बात करते हैं। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात भी करता है। और आगे है लौह अयस्क, आयरन ओर क्या होता है। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ। शेष उत्पादन 3% अन्य राज्यों से प्राप्त हुआ। क्या आप जानते हैं, कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है और बेला डीला की पहाड़ियाँ बैल के डील यानी कि हम्प से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इनका यह नाम पड़ा है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो भारत में लौह अयस्क की प्रमुख जो बेल्ट है ना, आयरन ओर बेल्ट जो है वो
प्रमुख पेटियां कौन सी हैं अयस्क की? तो पहला तो है उड़ीसा और झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि व हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसे सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोवामुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। अब इसके बाद अगर दूसरी बात करें हम किसकी, ये तो हो गया उड़ीसा और झारखंड पेटी के बारे में। आगे हम बात करें दुर्गापुर, बस्तर और चंद्रपुर अगर पेटी की, तो इसमें क्या है कि यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेला डीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव क्षेत्र हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। अब आगे है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानी 100% निर्यातक इकाई हैं। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क करदम यानी कि स्लरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी की अगर हम बात करें तो यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं, तथापि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मारमागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मारमागांव पत्तन यानी कि मारमागांव पोर्ट जो है वो किस राज्य में पाया जाता है, किस राज्य में स्थित है। अब आगे है मैग्नीज अयस्क। मैग्नीज अयस्क की अगर बात की जाए तो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में यानी कि स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण राज्यों का परसेंटेज यहाँ पर मैग्नीज उत्पादन में दिखाया गया है, जो कि 2018 और 19 के आंकड़ों से। तो आप अगर इस चार्ट पे, पाई चार्ट पे अगर ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा शेयर 33%, महाराष्ट्र का 27%, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है 16% के साथ, और चौथे नंबर पे कर्नाटक का नाम इस चार्ट के हिसाब से दिया गया, फिर आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य 2% हैं। ये चार्ट आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण खनिजों को इस मैप के माध्यम से दर्शाया गया है भारत के, कि कौन से खनिज जो हैं किस जगह पर पाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों को इस मैप के माध्यम से दिखाया गया है। भारत का एक नक्शा ला करके वहाँ पर आप पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अयस्क को चिन्हित करने का प्रयास कीजिए। आपका अभ्यास होगा और आपको याद करने में आसानी होगी। अगर अलौह खनिज की हम बात करें तो अलौह खनिजों में, भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि का उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज, जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। तांबे की अगर बात की जाए तो तांबा भारत में तांबे के भंडार का उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। धातु वर्धन के मेलेबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। यानी कि इनका इन सब क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिए गए हैं, ये तो तांबे की बात हुई। तांबे के बाद हम बॉक्साइट पर चर्चा करते हैं। बॉक्साइट, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ में बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती हैं। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धातु वर्धनता यानी कि मैलेबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा एल्युमिनियम का और कौन सा ऐसा गुण है जिसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस
चार्ट के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि एल्युमिनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं और उनकी शेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वो कुल उत्पादन में अपना उत्पादन शेयर करते हैं। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपत माली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। बॉक्साइट इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, उच्च ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंसवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया और हजारीबाग की पेटी इसकी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लौर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। अगर चट्टानी खनिज की बात करें तो चट्टानी खनिज में सबसे पहले चूना पत्थर आता है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है या अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन यानी कि लोहे के गलाने की भट्टियों के लिए अनिवार्य होता है। तो ये तो चूने पत्थर की रही बात। कुछ यहाँ पे आपसे प्रश्न किया गया है कि जरा ध्यान से सोचकर बताएं क्या है। भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खानें चिन्हित कीजिए। और दूसरा है मानचित्र का अध्ययन करें और बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र में खनिजों का भंडार क्यों है। एक और रोचक तथ्य यहाँ पे दिया गया है। अभ्रक के बारे में थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा कि ये टॉपिक रह गया था, इसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। शुरुआत यहाँ से हमें करनी थी, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है ना। इसका चादरों में विपाटन यानी स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शित काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। तो ये बात चर्चा में छूट गई थी, यहाँ पे हमने इसको कर लिया है। इसके बाद आगे फिर से इसके सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, उच्च ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंसवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में विद्युत प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। तो ये अभ्रक के बारे में रही बात। यहाँ पर चूना पत्थर के बारे में ये चार्ट आपके सामने है। चूना पत्थर के उत्पादन के बारे में इसको बताया गया है। तो हम बात कर रहे थे एक रोचक तथ्य की। रोचक तथ्य क्या है? एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक्का बटन पहनता था। अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात हो गई थी, यानी कि उत्पादन बढ़ गया, उपलब्धता बढ़ गई, तो हर किसी के पास पहुँच गए। आगे है खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं। कल अगले वीडियो में हम बात करेंगे खनन के जोखिम और खतरे के बारे में, और इससे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें खनिजों का संरक्षण आदि शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक कवर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए, लोगों के साथ साझा करिए, अपने विचार कमेंट करिए और लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।